गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आप सभी लोगों को ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में स्टडी कराएंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी हम इसके पहले क्लास में रदरफोर्ड के एप्लीकेशंस, रदरफोर्ड का रिज़ल्ट, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूज़न के बारे में स्टडी कर लिया था और आप सभी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा कल की क्लासेस का। इट मीन्स आप सभी लोगों ने क्लास ओवर होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस क्लासेस को लेकर। देखिए, जो कल हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ाया था, हमने आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाता है ये आप सबको पता चल गया होगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है R=R0 e⁻⁴ और जो A है वो एटॉमिक मास है। देखिए, रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर आए और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को समझाए हैं। इनका कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। रदरफोर्ड ने ये भी बता डाला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से न्यूक्लियस में नहीं जाता है। और इन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का बात बताया कि भैया न्यूक्लियर पार्ट जो तो समझ में आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? जो खाली जगह है एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, और जो बहुत फास्ट रिवॉल्व करते हैं, जो आपको इसके पिछले वाले एपिसोड में आपको ये मिल गया था। अभी जो आज का जो एपिसोड है ये आपके ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की, मतलब कि आखिर क्या कमियाँ रह गई रदरफोर्ड की, जो लग रहा था कि यार ये तो लगता है कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंडिंग करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका ना। और इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो चीज़ें इनको बतानी थी, जैसे जे थॉमसन मॉडल को थोड़ी याद करिए। जे थॉमसन मॉडल क्या था? इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया और ये ड्रॉबैक निकाला कौन? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड भी तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। तो इनका सबसे पहला कि जो ड्रॉबैक है ये एक्सप्लेन नहीं किए हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर। अच्छा, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है ये भी एक तरीके से समझाने का एक तरीका है कि जो कैसे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सके। जैसे रदरफोर्ड ने जब जे थॉमसन से कहा कि तुमने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई, तो जे थॉमसन ने कहीं ना कहीं मान लिया कि हो सकता है कि जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वाटरमेलन से, हो सकता है कि यही एक गलत प्रोसीजर होगा जिससे एटम की स्टेबिलिटी एक रिलेटेड है। रदरफोर्ड ने इतना सब कुछ बता दिया कि न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसके बावजूद भी जब इनसे कहा कि यार ये तुमने तो सब कुछ बता दिया लेकिन एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि यार एटम की स्टेबिलिटी ये बताई कैसे जाती है, ये आप हमको बताइए। तो इनसे कहा गया कि यार आपने सब कुछ सही बताया है। देखिए, रदरफोर्ड को मन में ये लग रहा था कि हम जितना ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बम्बार्डमेंट, स्कैटरिंग, ये कहीं ना कहीं एटम की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रदरफोर्ड को लग रहा था, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा था कि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ना, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो गया। दूसरा जो था बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपका डिस्कवरी का न्यूक्लियस हो गया। फिर उसके बाद कंक्लूजन निकला, रिजल्ट आया, एप्लीकेशन आया, कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया एटम की स्टेबिलिटी को। ये रदरफोर्ड को लग रहा था कि यार इतना सब हमने बता दिया, हो सकता है कि इसमें एटम की स्टेबिलिटी भी शामिल हो चुकी होगी। लेकिन लोगों ने कहा कि यार ये तो आपने जो मॉडल बताया उसमें स्कैटरिंग हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गया, जो आपको सम्मानित किया जाएगा न्यूक्लियस के डिस्कवर में, लेकिन एटम की स्टेबिलिटी के लिए आपको तो रिवार्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने अपने थ्योरी में एटम की स्टेबिलिटी की कहीं चर्चा ही नहीं की। तो ये ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने मान भी लिया कि यार सही बोल रहे हैं बंदे लोग, क्योंकि यार मैंने कहीं एटम के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया, इसलिए मेरा ड्रॉबैक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ड्रॉबैक है कि मैंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया। अच्छा, इसको पूछने वाला कौन था कि आपने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताया? वो मैक्सवेल जब आए ना, तो मैक्सवेल की कहानी कुछ अलग ही थी। मैक्सवेल आते ही देखिए कुछ चीज़ें रदरफोर्ड की थी,
रदरफोर्ड की क्या चीज़ें सबसे सही हो गई कि न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये लोगों को बहुत एक्साइटेड किया था। लोगों ने कहा, इसकी वाहवाही भी की गई, यार ये तो बिल्कुल सही है यार कि न्यूक्लियर के एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, और जो बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है, राइट ना। तो ये चीज़ जो है ये लोगों को भा गई, और लोगों के भागने के बाद अब रदरफोर्ड की ये चीज़ों को लोग यूज़ करने लगे। भले से रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझाया, लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सवेल ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, वो कंटिन्यूसली क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है, जब वो रिवॉल्व करता है। तो इन्होंने एक अलग तरीके से अपने टॉपिक के बारे में इन्होंने समझाया। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें आपको मैं स्टडी यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी continuously in the form of electromagnetic radiation. As a result of this, electron should lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus, following a spiral path. The ultimate resulting be that it will be fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जब वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे रिवॉल्व करता है तो एक रेडिएशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। और जैसे जैसे वो रिवॉल्व करता जाता है वैसे वैसे वो न्यूक्लियस के पास जाता है, और जब न्यूक्लियस के पास जाता है तो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बता दिया कि जो न्यूक्लियस के बगल वाला सेल होगा, मतलब जो सबसे पास वाला सेल होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके, जो आउटर मोस्ट वाले होंगे, जो बाहर के होंगे। तो पहले मैक्सवेल की थ्योरी हम इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है स्पाइरल पाथ पे, ये स्पाइरल पाथ है, आप शायद देख सकते हैं ये स्पाइरल पाथ है। जब स्पाइरल पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व करते करते वो कहाँ पहुँच जाता है, न्यूक्लियस के करीब पहुँच जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर सकता है, जिससे ये एटम को अनस्टेबल बनाएगा। मतलब मैक्सवेल ने जो बताया कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताया, तो पहले ऑब्जेक्शन कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। लेकिन जब मैक्सवेल अपने आए, मैक्सवेल एक्चुअली क्या है ना, ये अपनी जो सोच थी वो सबके सामने रख दी। ये भी रदरफोर्ड के उस मॉडल के बारे में नहीं बात की, जबकि ये बात रदरफोर्ड ने बोल रखी थी। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने कहा कि आपने एटम की स्टेबिलिटी वगैरह नहीं बताई। देखिए, इन्होंने आया और कुछ बिना देखे, ना आओ ना ताओ देखा, और सिर्फ आए और कहें कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ में रिवॉल्व करता है वो कंटिन्यूसली जो होता है एनर्जी को क्या करता है, वो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से एनर्जी लॉस करते करते वो न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाता है, और जिससे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इतना करीब पहुंच जाए कि न्यूक्लियस में गिर जाए, जिससे एटम अनस्टेबल होगा। और इन्होंने बोल दिया था स्पाइरल पाथ, लेकिन रदरफोर्ड के बातों से लोग एक्साइटेड थे। इनको क्या पता था, इन्होंने तो रदरफोर्ड के मॉडल को समझ भी नहीं पाए, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट। बात समझ आ रही है यहाँ पे। अच्छा, कि ये कौन सा पाथ बोल रहे, स्पाइरल। और आप जानते भी कि रदरफोर्ड ने ये भी बात समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। और ऐसा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और साथ में इस फोर्स को बैलेंस करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर और आउटरमोस्ट सेल के बीच में लगता है, जो बैलेंस किया रहता है।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन मैक्सवेल को समझाने कौन जाए, मैक्सवेल तो अपने ही धुन में लगा हुआ था। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है स्पाइरल पाथ पे तो ये एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जैसे जैसे ये स्पाइरल पाथ पे रिवॉल्व करता जाता है वैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है, और जैसे हो सकता है कि वो इंटर कर जाए या फॉल कर जाए न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इनको कौन समझाने जाए, ये तो अपनी थ्योरी को रख दिए। और ये बंदे ने ये भी बताया था कि किस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और जो दूर होगा उसमें कम होगा। मतलब जो न्यूक्लियस के बगल वाला सेल होगा, हम ऐसे बोल दें, न्यूक्लियस के बगल वाला जो होगा स्पाइरल सेल, स्पाइरल ही बोलेंगे क्योंकि मैक्सवेल ने स्पाइरल के ही नाम पे बोला था, तो स्पाइरल होगा वो आपका सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, लेकिन लास्ट वाला जो रहेगा सबसे कम रहेगा। तो ये मैक्सवेल की एक थ्योरी थी जो इन्होंने अपने तरीके से इसको समझाया। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्सवेल ने स्पाइरल पाथ पे बोला था। अब बिना कुछ रदरफोर्ड के मॉडल को समझे इसने अपनी बातें रख दी, और इसको काम था रखना, इसने रखा, लोगों ने कंसीडर भी किया। लेकिन इसको क्या पता था कि रदरफोर्ड ने ये बात कह दिया था कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें दो तरीके की फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अब मैक्सवेल है तो मैक्सवेल ने अपने तरीके से इसको समझाया, और ये मैक्सवेल की थ्योरी रही। तो ये ड्रॉबैक भी बताने वाला था रदरफोर्ड का, और ऊपर से अपना बात भी रख दिया कि एटम इस तरह अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको क्या पता है, इस एटम की स्टेबिलिटी सही बताने वाले बोहर थे। ये सोचा कि मैं इस तरीके से अगर बताऊंगा तो कहीं ना कहीं एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एटम की सही स्टेबिलिटी नील बोहर ने बताया था। बहुत अच्छे तरीके से एटम की स्टेबिलिटी बताया, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको सेल, KLMN, एनर्जी लेवल, ये सब बारे में बताना पड़ता है। ये तो अभी तक मैक्सवेल ने भी खुद नहीं बताया। तो इन्होंने सोचा कि मैं रदरफोर्ड की कमियां निकाल कर एटम की स्टेबिलिटी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस मैक्सवेल का क्या सही रहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रिवॉल्व करते करते वो न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच जाता है। लेकिन ये गलत है कि वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये बात रदरफोर्ड ने समझा दी थी। बात समझा रही यहाँ पे। और एक चीज़ ये भी सही था मैक्सवेल का कि जो जिसके बगल में रहेगा, न्यूक्लियस के बगल वाला जो सेल रहेगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो दूर वाला सेल होगा वो सबसे कम होगा। जैसे अगर नाम लूँ तो K सेल का सबसे ज़्यादा होगा, और N सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो जो पास होगा वही होगा। तो ये मैक्सवेल ने कमियां भी बताई रदरफोर्ड की, और अपने बातों को भी रखा सामने। तो जो चीज़ सही था, और जो गलत था। बस रदरफोर्ड के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए मैक्सवेल ने। ये बस अपने मन में जो बातें थी वो समझ लो बस बाहर निकाल के समझा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई कुछ कहने नहीं गया। एटम की स्टेबिलिटी को सही बताने वाले बोहरी मॉडल हैं जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है कि इफ द इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली, the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined line, the definite frequency, hence the loss of energy by electron not continuously in an atom। मतलब ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूसली जब एनर्जी लॉस करता है तो जो ऑब्जर्व होता है वो स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होता है वो एक नंबर ऑफ लाइन में होता है। जैसे आपने कभी कभी नाम सुना होगा नंबर ऑफ लाइन का मतलब अभी आगे चल के क्लियर होगा। एक होता है लाइनम सीरीज, बामन सीरीज, पार्शन, एक सीरीज़ होता है। तो एक सीरीज़ के बेसिस पे इन्होंने इस चीज़ को समझाया था जो इन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन इसके बारे में नहीं स्टडी किया, बस एक लाइन में बोल सकते हैं। पहला तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, और दूसरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं उनके बारे में स्टडी नहीं किया रदरफोर्ड ने। ठीक है, इनके कहने का बस एक ऐसा मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने समझाया कि भैया अगर ऐसा स्पेक्ट्रम और लाइन के बारे में इन्होंने नहीं समझाया तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम एटम के अंदर आए तो एटम के अंदर हमें दो
चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, एक इनसाइड द न्यूक्लियस, एक आउटसाइड द न्यूक्लियस। भैया हम सब लोग को तो पता ही है कि इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोई कहेगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही क्यों रखा गया और इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों रखा गया, ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बेटा एटम का जो मास आता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है। एटम का जो मास आता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है। तो जिसकी वजह से मास आता है उसे सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से मास का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसको बाहर भेज दिया जाता है। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जगह दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर जगह दे दिया गया। और कोई भी बोले कि भैया बताओ न्यूक्लियस के अंदर जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्यों दिया गया है, तो आप कहेंगे इसलिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जगह दिया गया है क्योंकि एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास होता है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एटम का मास आएगा उसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। और जिसकी वजह से मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन का तो मास तो बहुत कम होता है, और जब जिसकी वजह से एटम के मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको न्यूक्लियस के बाहर भेज दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया गया और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में कंसंट्रेट कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको जगह न्यूक्लियस के अंदर दिया गया और जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के बाहर दिया गया, मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और वैसे भी पता कर लेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, तो प्लस और 0 मिलकर प्लस ही बनेंगे, तो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। और जो आउटसाइड जो साइड है वो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता रहेगा। इतना पॉइंट आने के बाद अब हम लोग एक फंडामेंटल टॉपिक पे आते हैं जो आप सब लोग बहुत छोटे क्लास में स्टडी करते हैं, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन जो क्लास 11th फाउंडेशन बैच है इसमें आप सभी लोगों को देखेंगे कि जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है या आप सभी लोगों की यूनिट फर्स्ट में जो आपका MCQ क्वेश्चन आएगा उसमें आप सभी लोगों को ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन है ZXA, जहाँ Z क्या है ये आप समझ गए होंगे कि ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो X है वो X क्या है, ये आपका कोई एलिमेंट है, और A क्या है, मास नंबर है। ये तो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो Z है वो आपका एटॉमिक नंबर है, और जो X है वो आपका एलिमेंट है, और A क्या है, मास नंबर है। हम सभी लोग बेटा एक चीज़ जानते हैं कि Z इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? लेकिन ये तभी होगा जब बेटा कोई एटम न्यूट्रल होगा। अगर कोई एटम न्यूट्रल होगा तभी आप बोलिएगा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो ही बोलिएगा। फिर से बोल देता हूँ, अगर एटम न्यूट्रल है तो आप बोल दीजिएगा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अदरवाइज अगर कोई आयंस है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, उस केस में कतई ये मत बोलिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। ये नोट कर सकते हैं बेटा आप लोग, अगर न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आयन का केस है, कौन सा केस है, आयंस का, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा बेटा आपको। अगर एटम हुआ, कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर चार्ज आ गया, प्लस और माइनस आ गया, मतलब आयंस आ गए, तो उस केस में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि कोई भी अगर कोई आयंस है चाहे एटम है, उसके प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसके एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर उस पर प्लस और माइनस चार्ज आ गया तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्लस का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन निकालो, कुछ नहीं, प्रोटॉन तो वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा। अगर प्लस और माइनस आ जाता है तो एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसीलिए आयंस के केस में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आ गया समझ में? इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक नीचे आप पॉइंट देख भी रहे हैं, इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा फोकस करा देता हूँ कि अगर आयंस का केस हुआ, कौन सा केस हुआ बेटा? आयंस का। तो आयंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा। देख लीजिए, आयंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन आयंस बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। तो अगर आयंस का केस है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर में से चार्ज ऑन आयन घटा देना, जैसा चार्ज होगा घटा दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप शायद बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 11 सोडियम 23 है, तो इसमें आपको पता है कि 11 सोडियम 23 में एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मास नंबर कितना है? 23 है। प्रोटॉन कितना है? 11 है, क्योंकि एटम है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 ही है। 11 को क्या लिखोगे? 2,8,2। आगे समझ में? तो देखिए ये एटम है, एटम में जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है 11 सोडियम प्लस 1 23, अब बताइएगा, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, प्रोटॉन 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आयंस है तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, चार्ज कितना है? +1, तो चार्ज क्या रख दीजिए? +1 आ जाएगा आपका, 11 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? 10। ये आपका इलेक्ट्रॉन 10 आ गया, और 10 को क्या लिखोगे? 2,8। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। उसी तरीके से मास नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है कि अगर मास नंबर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, या नंबर आप जो भी आप बोल सकते हैं। नंबर मास नंबर अगर कभी भी निकालना है तो बराबर होगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ क्या? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, या आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो एक न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला है, एक मास नंबर मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दीजिए या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, क्योंकि ये तो आपस में बराबर ही होते हैं। आपके सामने डिस्प्ले भी दिख रहा है, मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला मास नंबर माइनस प्रोटॉन या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि हर एक केस में प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही बस कुछ केस में बराबर नहीं होता, वो आयनिक केस है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप आसान से निकाल सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट मारकर या आप इसी डायरेक्ट आप इससे आप यहाँ पर कुछ नोट्स बना सकते हैं और इसको नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको सोडियम का निकालना है तो सोडियम का तो आपको पता है कि क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? देखिए एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी आपको पता है कि अगर ये सोडियम है तो सोडियम के लिए हर एक केस में हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए जो केस होगा उस केस के लिए हम लोग सारी वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू, अब जैसे यहाँ पे सोडियम का निकालना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा। मास नंबर कितना होगा? 23 होगा। बात समझ में आ रहा? और
इसका प्रोटॉन कितना होगा, 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि ये एटम है बेटा, कोई चार्ज नहीं है। अगर एटम है तो जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो, तो मास नंबर कितना है 23 माइनस क्या कर दोगे 11, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना बेटा 12। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ गया और इस तरीके से हम लोग इसको बात कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस पर फोकस मत करिएगा, ये थोड़ा सा टेबल इधर उधर हो गया है, आप अपने तरीके से ही निकालिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आ गया 7 नाइट्रोजन -3 और 14, ये नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, तो बताइएगा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7 ही होगा, मास नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 14 - 7 हो जाएगा। कैसे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दे तो कितना जाएगा 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब ये आयंस है तो आयंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कितना बेटा 7 माइनस चार्ज ऑफ आयन, कितना चार्ज है आयन का -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं और अलग अलग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आ गया 12 मैग्नीशियम +2 24, अगर ये आ गया तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 है, मास नंबर पता है 24 है, प्रोटॉन भी कितना होगा 12 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 24 में से 12 घटा दीजिए 12 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा क्योंकि आयंस है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तभी बराबर होता है जब कोई एटम होता है, यहाँ पे तो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कितना 12 माइनस चार्ज ऑफ आयन कितना है +2, तो 12 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 को क्या लिखोगे 2,8। तो आई होप इस तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अगर यही कोई एटम होता, जैसे 8 ऑक्सीजन 16 है, अगर 8 ऑक्सीजन 16 है तो एटॉमिक नंबर भी 8, प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा, क्योंकि ये एटम है। एटम में तो जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, मास नंबर 16 होगा और न्यूट्रॉन 16 में से 8 घटा दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एटम में कोई दिक्कत नहीं है, बस चार्ज अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर में से हम लोग क्या करेंगे चार्ज ऑन आयन घटा देंगे, और चार्ज कुछ भी हो माइनस हो चाहे प्लस हो ब्रैकेट में रख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही एक तरीका होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन A-2 इज 16, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन A-2 में कितना है 16 है, तो कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A+। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है और कितना सही तरीके से क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन A-2, मतलब A-2 का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16 है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है A+ में, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। A-2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16 है, तो A-2 का नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, वही एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आयंस हो चाहे एटम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, लेकिन आयंस के केस में बस इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। तो A-2 का नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, तो एटॉमिक नंबर भी 16 ही होगा। अब किसका पूछा है आपको, A-2 का हमें पता चल गया। अब ये बताओ A+ का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, भैया A+ का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 16 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता बेटा। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन पे क्या असर पड़ेगा, मैंने आपसे कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 ही होगा, ये बात याद रखो यार। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 12 होगा, लेकिन मैग्नीशियम +2 अगर आ गया तो एटॉमिक नंबर तब भी 12 होगा, प्रोटॉन तब भी 12 होगा। चार्ज बढ़ने से घटने से इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर तो वही होता है।
कोई बोलेगा कि भैया तुम्हारे पास मान लो कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और सोडियम प्लस आ गया तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा, तब भी तो 11 ही होगा ना। एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना है, चार्ज से। प्रोटॉन को क्या लेना देना है, चार्ज से। सिर्फ लेना देना है चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन को। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होगा, और सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन तब भी 11 होगा। बस शर्तें क्या है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा क्योंकि एटम है, सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक निकाल देगा, तो 11 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन बदलता है, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो वही होते हैं। तो A-2 का प्रोटॉन 16 है तो A प्लस का प्रोटॉन कितना होगा, 16 ही होगा भैया, ये नहीं कि 15 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन को चार्ज से लेना देना नहीं होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। एटॉमिक नंबर को चार्ज से लेना देना नहीं होता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर लेना देना होता तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते घटते बढ़ते हैं, ये होता है। और कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन सर हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटॉन के बराबर हो। अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन अगर आयंस है तो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। अगर आयंस है तो उसका इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है। और कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन आयन, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 16, तो एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ए प्लस का, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, जेड माइनस चार्ज। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। हमें ए प्लस का निकालना था, तो ए प्लस का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, और चार्ज कितना है बेटा, अगर चार्ज की बात करोगे तो कितना चार्ज है, 1 है भाई, +1 है तो मतलब 1 ही तो है ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, +1, तो 16 में से एक जाएगा, कितना जाएगा, 15। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन A-2 का 16 है तो ए प्लस का इलेक्ट्रॉन निकालो, तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर A-2 का 16 है तो वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और ए प्लस का प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 16 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर को चार्ज से लेना देना नहीं होता है, उसका भी प्रोटॉन 16 ही होगा, उसका भी एटॉमिक नंबर 16 ही होगा। अब हमको निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए प्लस का, तो ए प्लस का प्रोटॉन कितना है, 16 माइनस चार्ज कितना है, +1, 16 में से एक जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर मैग्नीशियम, मान लीजिए एक आपसे सामने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया कि ऐसे मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम +2 का कितना होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम +2 का कितना होगा। तो भैया मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12 है, तो वही होगा इसका एटॉमिक नंबर। अगर मैग्नीशियम +2 की बात करोगे तब भी इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 12 होगा, और वही इसका होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि चार्ज बढ़ने से घटने से कभी भी एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन पर असर नहीं पड़ता है। अब उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैग्नीशियम +2 का एटॉमिक नंबर कितना है, वो तो हमेशा रहेगा 12, और चार्ज कितना है, +2, 12 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 10, जिसको आप लिखेंगे 2,8। तो आई होप आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग अक्सर बात करते रहेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि इफ़ इन A-3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18 एंड मास नंबर इक्वल टू 31, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम सभी लोगों को पता है कि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया बेटा, 18। एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, अगर एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो प्रोटॉन भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर नहीं पता है, लेकिन बेटा हमें चार्ज पता है, चार्ज कितना है, -3। तो इस वाले फॉर्मूले से हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे।
तो एटॉमिक नंबर आपका कितना आ जाएगा बेटा? 15। अगर एटॉमिक नंबर 15 आ गया तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जो 15 है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। मास नंबर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर वाले फार्मूला से निकाल लीजिए। मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास नंबर तो आपको पता ही है बेटा कितना है? 31 है। और उसके बाद आपको प्रोटॉन भी पता है कितना है बेटा? 15 है। आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए तो कितना जाएगा? 16। ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आज सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इफेक्टिव और एक नए पैटर्न के क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर एटम है तभी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन अगर आयंस है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि आयंस आने से इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर वही होंगे। कोई बोले कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, तो आप कहोगे चार्ज घटने और बढ़ने से प्रोटॉन कांस्टेंट होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर होता है। चार्ज घटने बढ़ने से एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो एज वेल ऐसे रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब एक नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और ये सब नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन के आप सभी लोग यूनिट फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमने ये नहीं पढ़ा, नहीं, आप लेक्चर को पूरी तरीके से सिंसियरली वॉच करिए और अच्छे से आप इसको पढ़िए। कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है, बस मेरे लेक्चर को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग यही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए यहीं कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप उसको सॉल्व करके आप भेज सकते हैं, या ग्रुप में या मेरे इनबॉक्स में। आज के लिए रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।